अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा में बहुत मजबूत खड़ा है बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम का महवर बनकर उभर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा, एक नई मिलिट्री डिप्लोमेसी का आगाज़, एक नए एतमाद की कहानी और उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद की एक नई बुनियाद है। अरब क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियत, नज़्म व ज़ब्त और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को न सिर्फ सराहा बल्कि मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ये एतमाद बरसों के तजुर्बे, कामयाब ऑपरेशंस और इस हकीकत पर कायम है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है। ताकत के साथ, तदब्बुर के साथ पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग हो, सरहदों की हिफाजत हो या फिर इंसानी बहरान। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि ये कौम सिर्फ अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए लड़ती है। आज जब आलमी ताकतें अपने मफादात के गेट हसार बुन रही हैं, पाकिस्तान दोस्ती, ताउन और बाहमी एतमाद की दीवार तामीर कर रहा है। इसी तसलसल में तुर्की में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात भी पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद ने अफगान वफ़द को एक जामे, हकीकत पसंदाना और काबिल अमल प्लान दिया है ताकि दहशत गर्दी के ज़ख्म पर मरहम रखा जा सके, जिसने दोनों ममालिक की आवाम को दहाइयों से ज़ख्मी कर रखा है। मगर अफसोस, अफगान वफ़द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अमन के दरवाजे अब भी खुले हैं, मगर अगर अमन को कमज़ोरी समझा गया तो जवाब वही होगा जो एक खुददार कौम देती है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे PTI के अंदरूनी इंतशार की। खबर यह है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर के जारहाना अंदाज से PTI में खतरे की घंटी बज गई है और आज वज़ीर आला KP की कोर कमांडर पेशावर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है और इस मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इन तमाम टिप्स से बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ में करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल निज़ामी साहब सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और IR एक्सपर्ट उस्मान शाही साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब के तारीख़ी दौरे पर हैं। दुनिया को क्या मैसेज हम दे रहे हैं और क्या हमारे जो सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं वो एक नई मिसाल कायम करने वाले हैं? देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आप देख लें, पेशा वराना जितनी भी महारत है और मिलिट्री डिप्लोमेसी में उन्होंने क्या कुछ पाकिस्तान के लिए किया। मार्के हक के बाद, कामयाबी के बाद, इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद, और उन्होंने कितनी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की इज्जत में बढ़ाई की है और हमने ये इज्जत अर्न की है, रिस्पेक्ट हमने अर्न की है और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फ़ौज सेकंड टू नन प्रोफेशन के अंदर। और इसका लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। उसके बाद गए कैसे उनको वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया, उनको सुना गया। जॉर्डन देख लें, वहाँ के किंग अब्दुल्ला ने देख लें, उसको आदिल निज़ामी साहब, मार्का हक की कामयाबी के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इस तरह से उभर रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की अफवाज की और फील्ड मार्शल साहब उनकी क़यादत की मोतरफ नज़र आ रही है। अब ये जो हालिया दौरा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने भी अपने इंट्रो में पूरा बताया कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो मार्के हक में कामयाबी के बाद दुनिया बिल्कुल बदल कर रह गई है। कहाँ आइसोलेशन का शिकार कहा जाता था, कहाँ आज जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, वो अमेरिका है, वो रशिया है या वो चाइनीज प्रेसिडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो पाकिस्तान के बगैर कह रहे हैं कि उनकी स्पीचेस नामुकम्मल हैं। अभी हमने देखा कि ट्रम्प जिस तरह आसियान ममालिक के दौरा पर थे, वो बारहा बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की। तो ये तो हम यूरोप और अमेरिका को देख रहे हैं और जो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं वो भी इस टाइम जो है 54 जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान की जानिब जो है वो कहने के नजरें लगाए हुए हैं। उनको मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान बेशक इकॉनमी में मुश्किलात रही हमें, बेशक हमें कुछ इस तरह के मसाइल रहे, लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारा दिफा है वो हमने दुनिया को प्रूव करके दिखा दिया कि हमारी स्टैंडिंग कहाँ है। और जितने अब इस्लामी ममालिक हैं वो खसूसन जो सिक्योरिटी मामला को लेकर पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर दौरे सऊदी अरेबिया पर हैं, वहाँ पर भी फील्ड मार्शल उनको ज्वाइन किया, वहाँ पर बात हो रही है, जिसका पैक्ट साइन हुआ
अभी इतलात हैं कि दीगर कंट्रीज भी उसका हिस्सा बनने जाएंगी, बल्कि बहुत से मालिक ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि इस तरह की पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो एक जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो बिल्कुल बदल कर रह गई है। अब थोड़े से जो मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि अंदरूनी खाना जो मसाइल हैं और साथ में जो हम बॉर्डर जिनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो हमारा ईस्टर्न नेबर हो, वो वेस्टर्न नेबर हो, वहां से हमें कुछ मसाइल हैं। और अल्लाह करेगा कि वेरी सुन हम उन पर भी काबू पा लेंगे। जिस तरह इस समय एक हार्ड स्टेट की सूरत पे हम लोग चल रहे हैं और दुनिया को जो हम वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि अगर कोई मामला ठीक से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद है और पाकिस्तान अपनी जो तमाम ऑप्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, अमल करेगा उसके ऊपर। सही। उस्मान साहब, हमारा सऊदीया के साथ जो डिफेंस अग्रीमेंट हुआ, इसके बाद ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो MBS हैं वो अब अमेरिका के साथ भी एक का मुआहिदा करने जा रहे हैं, उसके बाद दिसंबर में वो पाकिस्तान भी आएंगे। अभी सऊदी अरब में जो मुआहिदे हुए हैं, जो मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये? जी डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो है वो जिस स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का सबूत दिया है और जिस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमने एक लेवरेज गेन किया है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बताता है कि ना सिर्फ खित्ते के अंदर, इलाके के अंदर, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड पर्टिकुलरली अरेबियन पेनिनसुला के अंदर वहाँ की तमाम जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। जिस तरीके से गजा वॉर के बाद कतर पे अटैक हमने देखा और एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम था जिसे अमेरिका फिल नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ने फौरन आगे बढ़ के वहाँ के ऊपर अपॉर्चुनिटी जो है कैपिटलाइज की। तो मेरे ख्याल में ये उसी का तसलसल है, उसी मोमेंटम का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो लेवरेज वहाँ पे मिलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे इकोनॉमिक इनिशिएटिव के हवाले से, और पाकिस्तान की पूरी टीम वहाँ पे गई है, तवानाई के शोबे से लेके अफरादी कुव्वत, क्योंकि एक्टिव लेबर मार्केट है पाकिस्तान की, तो हम चाह रहे हैं कि इसके इकोनॉमिक डिविडेंड्स जो हैं वो भी पाकिस्तान तक पहुंचे। और इसमें कोई शक नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशनशिप है हमारे सऊदी अरेबिया के साथ। और जिस तरीके से सऊदी अरब देखता है पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल ग्लोबल जो परसेप्शन है वो ना सिर्फ आलमी दुनिया के अंदर तब्दील हुई है, बल्कि मुस्लिम दुनिया जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान को देख रही है और हेल कर रही है। इस दफाई मुआहदे के बाद जो ईरान की स्टेटमेंट आई कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, कतर ने इंदिया दिया कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये मोमेंटम जो है ये 10 मई के बाद से स्टार्ट होता है और डेफिनेटली पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो है वो गेन ही कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो पाकिस्तान ने जो एक हार्ड एज अपना जो डिफेंस का पोस्चर जो शो किया था, वही चीज अब अफगानिस्तान की तरफ आ गई हुई है और हम अफगानिस्तान को नो डाउट मुज़ाकरात का रास्ता देना चाहते हैं एक दफा। जो अच्छा उस्मान साहब, पाकिस्तान का अग्रेसिव अप्रोच अपनाना और पाकिस्तान का हार्ड स्टेट के तौर पर उभरना कितना जरूरी था? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दोनों तरह से आउट मनूवर किया इंडिया को, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी है। याद रखें हमने एग्रेशन लॉन्च नहीं किया, हम पे अनजस्ट वॉर जो है इम्पोज की गई, मुसल्लत की गई है, जिसका क्रिपलिंग मैनर के अंदर बड़ा मैयट किस्म का पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया। और ये चीज दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके से मलेशियाज बिहेव कर रहे हैं, मिलिट्री हम देखते हैं जिस तरीके से गजा की सूरत हाल की हम देखें कितनी रेलिवेंट हो गई है। एक वो नैरेटिव था कि इकोनॉमिक सोवरेनिटी जो है उसकी बात दुनिया में जाती थी, लेकिन आज की दुनिया के अंदर पूरी दुनिया खड़ी इस चीज के ऊपर है कि रियल पॉलिटिक्स जो है वो हार्ड स्टेट जो है उसके हाथ में, और वही उसको लेके मनूवर कर रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देख लें हैं, उनका स्टांस देख लें, इवन यूक्रेन वॉर के बाद नेटो का देख लें पोस्चर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरीके से प्रोफेशनली चीजों को लेके चल रहा है और जिस तरह 15 साल में वॉर ऑन टेरर हमने लड़ी, इवन इस दफा भी हम देखते हैं ये स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है हमारा अफगानिस्तान। इंडिया उसको आउटपोस्ट, उसको मोर्चा बना के यही सवाल मैं रखना चाहूंगी आदिल निजामी साहब के सामने। आदिल निजामी साहब, एक तरफ हम देखें सफारती महाज पर पाकिस्तान मुसलसल कामयाबियों पे कामयाबियां हासिल कर रहा है और अमेरिका जैसा मुल्क और डोनाल्ड ट्रंप मोतरफ हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनके फेवरेट हैं। लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान ने भारत की पुष्टपनाही पे जो पाकिस्तान के साथ किया है, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान बहुत मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है? अब ये जो मुज़ाकरात हैं, चौथा रोज़ है इसका, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा। तो क्या प्लानिंग, क्या सोच अफगानिस्तान की है कि जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं अभी तक पूरी तरह से वो कह रहा है कि हम इसको नहीं मान सकते? देखिए जुड़िया, अफगानिस्तान का जो मसला है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो हम देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के पहले से मतलब इनहेरिट किया है हमने ये अफगान जो मसला है। ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहे, गाए बगाए पाकिस्तान के बारे में एक मनफी रवैया वहाँ पर पाया जाता रहा। आलमी ताकतें वहाँ पे आती रही, दुनिया की
जो जिस तरह चेंजिंग्स आई, तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया उसके ऊपर चले सामो कहीं ना कहीं डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी जो वहां पर रजीम वहां पर बैठी हुई है, तालिबान रजीम, उनके सामने तो दो सिंपल से मुतालबात हमने रखे हुए हैं कि एक तो टीटीपी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सेकेंडली जी पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी जो है उसको रोका जाए। तो ये समझ से बालातर है कि जो छोटे छोटे से हमारे मुतालबात हैं वो क्यों नहीं माने जा रहे। वो इसलिए नहीं माने जा रहे कि अफगान जो उनकी वहाँ रजीम है, जो वहाँ पे जितनी भी हुकूमतें रही हैं, वहाँ पे ना इकॉनमी है ना ट्रेड है, जस्ट टेररिज्म है। तो उन्होंने सारी उम्र जो है, सारे जितनी भी अफगान जो है वहाँ पर रजीम आती रही हैं, उन्होंने इसी तरह ही अपनी इकॉनमी को चलाया है। गैर मुल्की ताकतें आती रही, बमबारी करती रही, जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ पैसा आ जाता है। अभी वो इस पैसे के लिए, अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए पूरा फोकस उनका इंडिया की जानिब है। इंडिया उनको धमकियां दे रहा है, उनके कंधे पर सर रखकर मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट वॉर में हमने इंडिया को हजीमत का सामना, मतलब दुनिया ने देख लिया कि हमने उनका क्या हश्र किया। तो अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो मौका है बिल्कुल वाज़ेह, हम हार्ड स्टेट बन चुके हैं। और वजीर दिफा ने जिस तरह बता दिया कि दो ही ऑप्शन हैं, या आप बंदे के बच्चों की तरह रह लें, बिल्कुल ऐसे ही है। और जंग लड़नी पड़ेगी आपको ओपनली, और शायद वो सर्वाइव कर नहीं सकते। उनको जो ग्रजेस है, आए रोज जो उनकी लीडर्स भी बात करते हैं। आप तो सामो पाकिस्तान के वजूद को मानने को तैयार नहीं। आपका ट्राइबल मिनिस्टर जो है नूरुल्लाह नूरी, वो बॉर्डर पे खड़ा होकर किताब कर रहा है कि ड्यूरेंट लाइन को हम नहीं मानते। आप ग्रेटर पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। आप सामो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो दिस इज द टाइम, हम स्ट्रेंथन है, पावर में है और अच्छे से जवाब देना जानते बिल्कुल ऐसी हैं। है। और ब्रिगेडियर साहब, भारत ने प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान को चुना है। क्या अफगानिस्तान को चुनना भारत के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लगता है मुज़ाकरात में जो फ़रीक हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान के मुतालिबात का जवाब दे सकें, या जवाब किसी और ने देना है और इंतज़ार भी इसलिए हो रहा है कि कहीं से जवाब आता है कुछ और वो कन्फ्यूजन का शिकार है? लेकिन जवेरिया, बात यह है कि इंडिया को मार्केट में जितना मुंह इनका काला हुआ, बेइज्जती हुई है, इन्होंने अब कोशिश ये की है कि अपनी प्रॉक्सी को यूज करें, चाहे वो टीटीपी, खारिज हैं, फिर हिंदुस्तान है, दाइश है, फिर ये तालिबान जो रिजीम है, अफगान तालिबान रिजीम, इनको यूज करें। और उनको काफी कोशिश भी की। अभी मुतकी वहाँ गए हुए थे और उसी दौरान पाकिस्तान की पोस्टों में अटैक कर दिया, मुंह की खानी पड़ी, 22 पोस्टें अपनी गंवा दी। फिर उसके बाद वाइट फ्लैग खड़े कर दिए, फिर उसके बाद सीज फायर की रिक्वेस्ट की, फिर नेगोशिएट हुए, मीडिएटर्स आ गए। बात यह है कि जब आपकी हिम्मत नहीं है, और इंडिया को भी रहना है, सेकंड टाइम इंडिया का मुंह काला हुआ, इसमें भी उनको हिम्मत खानी पड़ी। और अभी भी उनको समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम यह है कि अफगान तालिबान रिजीम जो है, ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये इनका काम वही होता था कि एक 50-60 किलोमीटर के एरिया में कि सरदार ने, इन्होंने अपने एरिया बांटे में जब कॉन्ट्रैक्टर गुजरते थे, कॉन्वाय भी उनसे पैसे लेते थे। यही अभी भी समझ रहे हैं। इनको समझ आना चाहिए कि आप एक हुकूमत चला रहे हैं, एक सॉवरन मुल्क चला रहे हैं। अभी तक आपके 3 साल में आपने किसी एक मुल्क ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इवन इंडिया तक ने नहीं किया। तो यू शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। वो इनको समझ नहीं आती। पाकिस्तान ने हर किस्म में इनका साथ दिया। इनको नेबर से फायदा है, या जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है इंडिया, जो मुसलमान दुश्मन है, उसके साथ फायदा है इनको। ये कहते हैं इस्लाम के ठेकेदार हैं, ये शरिया की बात करते हैं। तो आप उनके साथ मिल रहे हैं, आपको क्या मिलेगा वहां से? इनके आपस में दोनों के रवाबत है, टीटीपी के और इनके, ये आपस में एक ही इनका काम है, आइडियोलॉजी एक है। आप कह रहे हैं जी कि हम मानते हैं कि वहां पर हैं, वो करते हैं शरारत, सब कुछ मान रहे हैं, लिख के नहीं देंगे तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ठीक है, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इजाजत दें पाकिस्तान को कि वो आके एयर स्ट्राइक भी करे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो इन्होंने कहा है कि मुतालिबात हम पूरी तरह तस्लीम नहीं कर सकते, इससे इनके जो इंटेंशंस हैं वो तो अब खुल के सामने आ गई हैं। कल तक हम बात कर रहे थे कि अगर ये मुतालिबात तस्लीम कर भी लेते हैं, मुआहदा हो भी जाता है, तो भी हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं हम पूरी तरह तस्लीम ही नहीं कर रहे। इसीलिए तो हम ये कह रहे थे ना, मीडिएटर भी कहते हैं कि लिख के दें, लिख के बैठते थे। मीडिएटर भी गारंटी करेंगे तो फिर ये फंस जाएंगे। इसीलिए ये नहीं लिख रहे। कभी काबल रिंग करते हैं, कभी काबल वाले इंडिया रिंग करते हैं। ये तो इनका हाल है। और इनको ये नहीं पता कि अभी तो हमारे, अगर हम सिर्फ इनकी लॉजिस्टिक्स बंद कर दें, जिसमें आटा, चीनी, गंदम, फर्टिलाइजर, उसके बाद अफगान ट्रांजिट बंद कर दें, व्हाट विल हैपन टू अफगान पीपल? हम अफगान अवाम के खैर ख्वाह हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसके बाद एक काम में सिर्फ अफगान अवाम का वो खुद फैसला कर लें
कि वो इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो पोलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है, एथनिक बैलेंस नहीं है, ये उसको खुद चेंज करना चाहिए। अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए जो पूरे अफगानिस्तान की हो, जिसको अवाम की फिक्र हो, उनके फलाह बहबूद का काम कर सके, जान माल की हिफाजत कर सके। ये वही कर रहे हैं, हिट एंड रन, लड़ाई कर रहे हैं, बस इनका काम यही है। लिव पीसफुली, अपने अवाम का ख्याल करें। इसलिए इस वक्त अगर हम लॉजिस्टिक ही बंद कर देंगे ना तो वो इनको समझ आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बड़ी क्लियर है कि अब वो वी विल गो सर्जिकल स्ट्राइक और ड्रोन मारेंगे, इनके ट्रेनिंग कैंप, एडम कैंप, और उसके साथ इनके कमांडरों को मारेंगे, फिर ये बेहतर चीज समझ आ जाएगी। चलिए उस्मान साहब से पूछे थे। उस्मान साहब, कौन सा ऑप्शन है वो हम अपनाएंगे, क्योंकि मुज़ाकरात का तो चौथा दिन है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? क्या मुस्बत नताइज मिल जाएंगे, और अगर मुस्बत आ भी जाते हैं तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है इस वक्त वो तो हौसला अफजा नहीं है। एक तरफ वो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और साथ ही वो जिला करूम के अंदर और शुमाली वजीरिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल ही पाकिस्तान ने वहाँ पे 25 जो इनके हैं दहशतगर्द वहां से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमने उन्हें मारा, जिसमें हमारे 5 जो है जवान भी वहां पे शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एक बदनीति का एलिमेंट है जो वहां की पर नजर आ रहा है, क्योंकि मेजबान मुल्क खुद पाकिस्तान के स्टांस को मुनसिफाना और जायज करार दे रहे हैं। हमारा मुतालबा जो है वो इंतहाई सिंपल है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो ठोस हो, काबिल अमल हो, काबिल तस्दीक हो, मुअस्सर हो और तेज हो। अभी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहाँ मुज़ाकरात डेफिनेटली तातुल का शिकार है, लेकिन गुफ्तगू जो हो रही है वहाँ के ऊपर, वो 4 पार्टी जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे ऑफर किया कि हम चैनल चाहते हैं कि वो यहाँ के ऊपर इन प्लेस हो, और अच्छा। वो ना सिर्फ वहाँ के ऊपर वायलेशन जो होती है उसको मॉनिटर करे बल्कि इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करे। तो मेरा ख्याल में अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, पर्टिकुलरली इस सिचुएशन के अंदर है, और पाकिस्तान को इस इशू को टेकअप करना चाहिए। OIC के फोरम पे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सार्क पे आज ही इजलास हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त तेहरान के अंदर है, ECO का, इंटीरियर मिनिस्टर का, तो उनके साथ भी मामले को उठाया जाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन के फोरम पे भी, क्योंकि UN की जो 1988 की कमेटी है उसकी सरबराही पाकिस्तान के पास है, जो निगरानी करती है तालिबान के हवाले से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास क्रेडिबल फोरम है, और पाकिस्तान ने तालिबान को ये टिकट मैसेज भेजा हुआ है कि हम कोई नो गो एरिया नहीं है वहां के ऊपर है, हम डीप काबुल में हिट करेंगे। और तालिबान को ये समझ आना चाहिए जमीनी इनकर्जन का ये दौर नहीं है, यहाँ जंगे एयर पावर के कॉन्टेक्स्ट में लड़ी जाएंगी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान असर्ट करेगा अगर वो हमें ब्लीड करने की किसी भी तरह से कोशिश करेंगे। अच्छा उस्मान साहब, पाकिस्तान की पोजीशन तो वाज़ेह है। अफगानिस्तान की जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, क्या अफगानिस्तान इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग मोल ले सकता है? क्योंकि हम ट्रेड की अगर बात करें तो तिजारत भी बंद है, दोनों तरफ से परेशानी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम किसी सूरत भी हम तिजारत पे अपनी आवाम की जो जानो माल है उसको फौकियत नहीं दे सकते। तो क्या मुतहम्मिल हो सकता है अफगानिस्तान इस पूरी सूरत हाल का? अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, पूरा इत्तेफाक करता हूँ, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है। इन्होंने इंट्रा अफगान डायलॉग 2021 से लेकर अभी तक बिल वो करवाया ही नहीं है, और ये समझने से कासिर है, क्योंकि इनका वर्ल्ड व्यू बड़ा स्टंटेड, इनकी ग्रोथ है, बड़ा टनल विजन है इनका, कि जिस मुल्क का जोग्राफी और तारीख जो है वो सदियों पे मुहित हो, वो तो बाहमी इन्हिसार की पॉलिसी के ऊपर अपना अमल पैरा होते हैं। लेकिन यहाँ के ऊपर हम देखते हैं तालिबान ये समझने से कासिर है कि उनकी पॉलिसी ना सिर्फ पाकिस्तान और खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है, खुद अफगानिस्तान के लिए वो ठीक नहीं है। वहां पे कारोबार जिंदगी मुअत्तल हुआ पड़ा, तोरखाम के बाहर जो है ट्रकों की लाइंस लगी हुई है, लोग जो है मुसलसल वहां की। अच्छा उस्मान साहब, ब्रिगेडियर साहब से यही सवाल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस पूरी सूरत हाल के बाद हमें तो ऐसा लगा कि अफगानिस्तान चाहेगा कि अमन हो जाए, दोस्ती हो जाए, मामलात बेहतर हो जाएं। आज आपको लगता है कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे जो मीटिंग हो रही है उसके? जवेदिया, अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टेडली जो मुज़ाकरात थे वो विदाउट एनी रिजल्ट एंड हो गए। अच्छा। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेट मी टेल यू, इनको समझ नहीं आ रही है कि ये इंडिया आपको कितना जलील और रुस्वा करेगा, आपके मुंह पे कालिक मिलेगा। यू नो कि पाकिस्तान से आपके हर किस्म के इंटरेस्ट हैं, लॉजिस्टिक, अफगान ट्रांजिट, रिलेशंस, दोनों तरफ पश्तून्स, इंटर मैरिजेस, तालीम आपके आके स्टूडेंट हमारे पास करते हैं, इलाज के लिए हमारे पास आते हैं, कारोबार के लिए हमारे पास आते हैं, आपका जितना फ्रूट है वो पाकिस्तान की तरफ आता है। सब चीजें अगर हम रोक देते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंटरेस्टिंग चीज ये कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान को नहीं करने दे रहा।
करने इसलिए नहीं दे रहा कि यही तो उनकी ये जो मक्कार दुश्मन होता है ना, ये इस तरह की हरकतें करता है और वो अपने अवाम की टेंशन डाइवर्ट कर। देखे जी, ऑपरेशन सिंदूर हमारा भी चल रहा है जी। इनका एक मुंह काला हो चुका, अफगानिस्तान का भी करा दिया पहले सिंदूर 2 में। अब इसके बाद जब ये हमारी जाएंगी सर्जिकल स्ट्राइक्स और उसके बाद एयर हमारे जाएंगे ड्रोन्स, तो इनके कमांडर जब मारे जाएंगे ना, इनको फिर समझ आएगी। सही। आदिल निज़ामी साहब, मीडिएटर का कितना रोल है? आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले किया ट्रंप ने, यहाँ पे भी किसी स्ट्रॉन्ग मीडिएटर की जरूरत है और अभी जो मीडिएट कर रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? मेडिसिन खत्म हो गई है। कतर उसको जो है सालिस के तौर पे मौजूद है, अभी तुर्की जो है वो सालिस के तौर पर मौजूद है। ये दोनों मुस्लिम बड़ी पावर्स हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं और बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं। तो उनके साथ बैठकर और जो अंदर से खबरें आई पूरी जब डायलॉग ये 4 दिन चलते रहे हैं, वो यही था कि जो सालिस है वो भी पाकिस्तान की साइड पे खड़े हुए हैं और जो वहाँ पे अफगान डेलीगेशन मौजूद था वो भी सारी बातें तस्लीम कर रहा था। जब हम उनको सारे हकाइक, सारी फुटेजेस, सारी जो इंटेल, सारी चीजें उनके साथ शेयर कर रहे थे, वो मान रहे थे कि सारी चीजें ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इत्तेफाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसा ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि काबुल जब राब्ता होता था तो वहां से सारी का सारी चीजें जो है सबूताज हो जाती थी और वो अपने जो एक कह लें हठधर्मी जो है उसके ऊपर कायम हो जाते थे। अभी इतना आसान नहीं होगा। हमने देखा कि ये जब यहाँ पर ये रजीम आई थी अफगानिस्तान में, उस टाइम भी बहुत सारी उन्होंने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट्स की थी और वो ओरल कमिटमेंट्स थी। तो अभी पाकिस्तान जो है वाजिद है कि जो भी आपने करना है आप रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। दूसरा दौर अभी खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हुआ तो हमको उम्मीद है तीसरा दौर भी होना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स मामला है, 1-2 दिन में हल नहीं होने वाला। चले 3-4-5 मीटिंग्स अगर और भी हो जाते तो कोई इशू नहीं है। चलिए, मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलता है। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस गए तो हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो आज खबर ये आ रही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर से 1-on-1 मुलाकात हुई है और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जुनेद अकबर और सुहेल आफरीदी साहब से पार्टी के जो बाकी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खासे खाइफ नज़र आ रहे हैं। जो जारहाना अप्रोच इन्होंने अपनाई हुई है उसने उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया है बाकी रहनुमाओं को और वो कह रहे हैं कि अपनी इस अप्रोच को तब्दील करें। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पे काबीना भी नहीं बन रही है। सुहेल आफरीदी साहब का जारहाना अंदाज, आज उनकी कोर कमांडर साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई है, सिक्योरिटी मामलात पे बातचीत हुई है। सर, आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आला की तब्दीली, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मसले मसाइल, सुहेल आफरीदी साहब का जो किरदार है उसमें कितना मुस्बत है? देखिए, ये एक समझनी चाहिए बात को कि इस वक्त जो KPK के हालात है, खास तौर पे दहशतगर्दी के 70% दहशतगर्दी उस एरिया से हो रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने जान का नजराना भी पेश कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं सिर्फ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो और हालात नॉर्मलाइज हो। यहाँ पर आके ना आप कहते थे मुज़ाकरात थे, तो हमने आपके सामने 6-7 दिन से हमने पहले दोहा में मुज़ाकरात किए, फिर अभी इस्तांबुल में किए अफगान तालिबान रजीम से। ज़ाहिर है वो एक गवर्नमेंट हम उन्हीं से बात कर सकते हैं, दहशतगर्द से तो बात करेंगे नहीं। आपके सामने जो एटीट्यूड था सब ने देख लिया। बिल्कुल ऐसे। नाउ इनको चाहिए कि इनको खुद समझ आनी चाहिए कि अब KPK गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे एक पेज पर आके सिक्योरिटी फोर्सेस की सपोर्ट करें, अपने अवाम को कन्विंस करें। जो इसमें इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ लोग सहूलतकारी कर रहे हैं, जिसमें इलीगल पैसा आ रहा है, हुंडी का, नार्कोटिक्स का, स्मगलिंग का, गाड़ियों की स्मगलिंग का, सब खत्म करें और फौज से ताउन करें ताकि कम से कम आपके पश्तून जो इतना नुकसान उठा चुके हैं उनकी जिंदगी भी आसान हो। और आप उनको भी मैसेज भेजें कि स्टॉप डूइंग दिस इन्फिल्ट्रेशन। आप ये सपोर्ट करें अपने बॉर्डर बेल्ट के जितने हमारे फाटक एरिया हैं, सब खड़े हो जाएं मुसल्लह फौज के साथ और मदद करें। जहां दहशतगर्द आए सारे उसके खिलाफ खड़े हों और बताएं फॉरेन सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ आइए, ताकि मुल्क इकट्ठा होगा, इकट्ठे ज्वाइन करेंगे तो कामयाबी होगी, वरना वो आते जाएंगे, हम मारते जाएंगे। ये विल बी अनएंडिंग प्रोसेस। अच्छा आदिल साहब, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी जो है वो आपस में अंदरूनी इंतशार का मज़ीद शिकार नज़र आ रही है। मज़ीद इसलिए कहूँगी क्योंकि पहले भी ये सारे मसले मसाइल थे। सुहेल आफरीदी साहब, जुनेद अकबर साहब अब बड़े कंट्रोवर्शियल बन गए हैं और अपने ही जो लोग हैं
वो उनकी जारहाना पॉलिसी के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। अंदरूनी मामलात कैसे चल रहे हैं और इस पूरी सूरत हाल में क्या खैबर पख्तूनख्वा के मसले मसाइल हल होंगे? क्या पार्टी के लिए आसानी होगी? क्या बानी को निकालने के लिए भी किसी ने कुछ करना है या नहीं? देखिए, पानी को निकालने के लिए तो ये हार्ड लाइन जो है वो पीटीआई के जो लोग वजीर आला हैं वो जो हार्ड लाइन में रहे तो हार्ड लाइन लेकर खड़े हुए हैं। अब ये बड़ा एक कह लें कि संजीदा नोयत का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा का फ्रंट लाइन सूबा है, एक बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे हम प्रोग्राम के पहले इसे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह इंडिया की वहाँ से प्रेजेंस और किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें तो इन हाउस चीजों को बेहतर करने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। ये दोनों एंड से जरूरी है। ये वफाकी हुकूमत की भी कोशिश होनी चाहिए थी कि सूबाई हुकूमत के साथ मामला को अच्छे से लेकर चलती, और सूबाई जो हुकूमत है वो भी सिर्फ ये नहीं है कि वजीर आला एक तवील जलसा करें और लंबा स्पीच करें, उसमें 2 जुमले बोल दें कि जी बिल्कुल हम साथ हैं और हम यहाँ पे जो है अमन के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ये 2 जुमलों से या स्पीच से 2 सेंटेंस से मामला ये बहुत आगे का मामला है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। तो आपको इस बारे में वफाक से ताउन करना चाहिए था। अच्छा आदिल साहब, उनकी तो अमन की अप्रोच ही डिफरेंट है। आते ही उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखें, उनकी जो अप्रोच है उनको सुन लें। वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा सा उनको रिलैक्स भी करते। अब एक नए वजीर आला जिनको मैंडेटरी इस चीज के ऊपर मिल गया कि उन्होंने बारी पीटीआई को जेल से बाहर निकालना है और एक हार्ड लाइनर के तौर पे सामने आना है, तो वो तो हार्ड लाइनर के तौर पे सामने आएंगे, क्योंकि उनकी तो कहने के इंश्योरेंस ही इसी चीज के ऊपर है कि अगर इस तरह से कारकुनान के साथ डील करेंगे, इस तरह वो जल्द से जुलूस रैलीज करेंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे। अब सेंसिटिव जो मामला है वफाक को थोड़ा सा उसको सेंस करना चाहिए था। इनको थोड़ा सा स्पेस भी देते, मुलाकात करवानी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मुलाकात भी करवा देते ताकि वहाँ पे काबीना की तश्कील भी हो जाती। अब एक सूबा 4.5 करोड़ आवाम का सूबा जो फ्रंट लाइन सूबा है जंग के हवाले से भी, वहाँ पे जनाब आपकी हुकूमत उस तरह से उसकी अमलदारी नहीं है, हुकूमत उस तरह से एक्टिव नहीं है। वजीर आला जो है वो आज भी उनका फोकस इस्लामाबाद में मौजूद थे, सारा फोकस उनका अडयाला जेल की जानब एक मुलाकात पे अटका हुआ है। तो मुलाकात क्या अवाम के बारे में कोई सोच रहा है, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, क्या चाहे वो हम देख रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट हो? फिर दूसरा ये देखें कि सुहेल आफरीदी साहब ने गाड़ियां वापस कर दी हैं, पुलिस अफसरान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है। ये जो गाड़ियां वापस की हैं, ये इसकी क्या मंतक आपको नज़र आ रही है? उसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और शहादतें भी हुई हैं, और इस तरह के वाक़यात अल्लाह ना करे मज़ीद भी हो सकते हैं। जवेरी साहब, जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनका रवैया किसी भी सूरत काबिल तारीफ नहीं है। मैं उनकी किसी भी जगह मैंने वैसा नहीं कहा कि वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखना है ना कि वो वजीर आला बने कैसे, उनको वजीर आला बनाया क्यों गया है। तो उसके काउंटर के तौर पे कुछ हमें भी ऐसे इकदाम करने की जरूरत थी कि सम हो जो वो करना चाह रहे थे हम उनको रोक पाते। वो तो अपने अजाइम लेकर आए, हमने देख लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली, उनको तो लेकर इसलिए आया गया है कि उन्होंने एहतजाज करना है, जलसे करना है, जुलूस करना है, रैलीज करनी है, इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है, कारकुनान को मोबिलाइज करना है। ऑन द अदर साइड जो वफाकी हुकूमत थी उसका भी काम था इस पूरी सूरत हाल को भांपते हुए चीजों को मामला फैमिली के साथ टैकल कर लेती। अब वो जो नौजवान है, वो गाड़ियां देने का मामला हो, प्राइम मिनिस्टर जो है सिक्योरिटी के हवाले से इजलास कर रहे हैं, फील्ड मार्शल तमाम स्टेक होल्डर उसमें मौजूद हैं, बाकी तीनों के जो सूबे हैं उनके वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद हैं, जो फ्रंट लाइन सूबा है उसका सीएम वहाँ पे नहीं जा रहा। आज वो सीएम वहीं पे खड़ा होकर बात कर रहे हैं कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें बीच में पार्टी बनाया गया। तो एक कह ले कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो उसको कह ले कि मामला फहमी के साथ इसको डील करने की जरूरत है, और वफाकी हुकूमत के स्टेक्स ज्यादा हैं, रियासत के स्टेक्स ज्यादा हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजों को स्पेस देनी चाहिए, हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। सबसे अहम जो अहम चीज है वो ये है कि वहाँ की सूबाई जो हुकूमत है उसकी तश्कील जो है उसको होने देना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी मुलाकात करवा दे। पहले गंडापुर साहब भी मिलते रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी पहली बार मिलना था, मुलाकात हो जाती, वो सूबे के ऊपर उनका सारा फोकस होता। अभी उनका फोकस सारा इस्लामाबाद की जानिब, अडयाला जेल की जानिब है, और सूबा वहाँ पे आग लगी। ठीक है, यानी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो भी अपनी रिजिड अप्रोच को छोड़े और मुलाकात करवा दे ताकि काबीना तश्कील हो और फिर देखें कि क्या काम करती है केपी गवर्नमेंट। अच्छा उस्मान साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या हम देखें हमारी फ़ौज हो, वो इज़्ज़तन अफ़गानियों को भेज रहे हैं उनके मुल्क, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे शिद्दत पसंदों की मौजूदगी भी है। इसका अब हल क्या है? अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी अभी हम देख रहे हैं कि कोई उसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा, अब करना क्या है? क्योंकि हमें अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, हमें बैरूनी चैलेंजेस भी हैं। अब हमने कह भी दिया है कि हम हार्ड अप्रोच अपनाएंगे। क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान ने अपना हतमी मौक़िफ़ पहले दे दिया हुआ है। जिस तरीके से हमने काबुल को हिट किया, हम ऑफ कोर्स एयर पावर जो एग्जॉस्ट करेंगे, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट के तौर के ऊपर, और पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि कोई जो है नतीजा हेज बात जो है इस सारे मामले में से निकल आए। तो
और दूसरी तरफ हम देखते हैं, आपने जो पहले बात की, मैं उस पर बात करना चाहता था कि अज़्म इस्तेहकाम जो हमारा ऑपरेशन है उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो केपीके की गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। और सही। उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान को दोबारा एक पेज पे आना होगा जो 10 हम्म। मई की अपना सूरत हाल है। हम टेक्निकली वॉर इस वक्त हमारे पे वेज कर दी गई है। हम्म। हम इस वक्त हालत जंग की सूरत हाल है, इस फ्रंट के ऊपर भी है। तो मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेने की जो अभी खबर आ रही है कोर कमांडर इजलास में, मैं बड़ा इसे खुशाइन जो है ना इकदाम जो है तस्वुर करता हूँ। हम्म। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हमें इस चीज को भी ऊपर देखना कि हमारा जो दुश्मन है वो हमें मुसलसल ब्लीड किए चले जा रहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर दूसरे तीसरे दिन ये वायलेंस की ये सूरत हाल रही है। हम्म। अब रिसेंट डाटा बताता है कि 2025 के पहले क्वार्टर के अंदर 2414 लोग जो हैं वो उनका जानी नुकसान हुआ इस सारे मामले के अंदर है, अवाम का भी और हमारी फोर्सेस को जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है। तो मेरे ख्याल में एक जामिया फ्रेमवर्क के तहत जो है ना इस हवाले अच्छा से उस्मान साहब, आपसे मैं ये भी पाकिस्तान को पूछना चाहिए चाहूंगी, कि क्या पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और वो फोरम्स जिनका इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान कर रहा है भारत को बेनकाब करने के लिए और अब अफगानिस्तान की सूरत हाल को हाईलाइट करने के लिए? मेरे ख्याल में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो तो बड़े एक्टिव हैं पहले हमारे सफारत का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास कुल वक्ती जो है वजीर खारजा नहीं है। मेरे ख्याल में साग डार साहब की कोई रिसेंटली मैंने कोई रिपोर्ट अपना देखा नहीं है। नो डाउट वो दौरे पे दौरे कर रहे हैं लेकिन फॉरेन ऑफिस उस तरीके से एक्टिव नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही मसला ओआईसी के अंदर उठाया जाना चाहिए, ईसीओ के अंदर, एससीओ के अंदर, सार्क में, यूनाइटेड नेशन के अंदर एम्पलीफाई करना चाहिए। हम रिएक्टिव पॉलिसी से हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए कि जब वहां से अटैक वेज होता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। हमें मुझे लगता है कि एक्टिवली इस मसले को इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है ना वो उजागर करने की जरूरत है कि इंडिया का नफेरियस डिजाइन है। इंडिया जो है क्योंकि ये सारी महाजरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता बिल्कुल हूँ ऐसे इंडिया ही उस साइड से है। पाकिस्तान को कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू लीड कर रहा है और हम इस चीज को मजीद ऑफ कोर्स मेरा नहीं ख्याल है, हमारा पेशेंस काफी थिन है। हमें चाहिए कि इस चीज को, क्योंकि कोई कंट्री अपनी सॉवरेनिटी को ब्रीच करना नहीं चाहता और ना वो डेफिनेटली। चाहता है, उसका प्राइमरी मकसद होता है अपनी आवाम की जानो माल का तहफ्फुज करना। और अगर तालिबान इस चीज को नहीं समझते तो उन्हें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उसी तरह समझाना चाहिए जो 10 और 11 अक्टूबर की रात को हमने बताया था हमें। ठीक है उस्मान साहब, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के बारे में। फील्ड मार्शल भी वहाँ पे मौजूद हैं और हम ये देखेंगे कि मौशी तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या कुछ बेहतरी होने जा रही है और कुछ जो मुआहदे होंगे उससे दोनों ममालिक में क्या तब्दीली होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं, MBS के साथ मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी पेशरफ्त ये हुआ है कि इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात थे वो पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इस ताल्लुक में मज़ीद मजबूती आ रही है। और अभी जो हालिया दौरा है कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, तिजारती तौर पर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक ऑनेस्टली आई फील कि ये दौरा बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छी टीम पूरी गई हुई है जिसमें फील्ड मार्शल भी हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी है, बाकी इकोनॉमिक टीम भी है। और इसके बाद जब हमने इनसे एक स्ट्रेटजिक जो है डिफेंस मुआहदा कर लिया, उसके बाद से इंडिया की रात की नींद उड़ी हुई है। वजह ये है, आप देखिए, इकोनॉमिक पावर ऑफ सऊदी अरेबिया और मिलिट्री पावर ऑफ पाकिस्तान, इट्स ए स्ट्रॉन्ग ये फोर्स मल्टीप्लायर। और इसकी वजह से अब जब आपकी इकोनॉमिक आपको सपोर्ट आती है वहाँ से, जिसमें आपको ऑयल भी डेफिनेट पेमेंट पर है, दे माइट गो फॉर रिफाइनरी लगा देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, सारी चीज़ों को जो आप देखते हैं जहाँ आके जो हो सकते हैं वो आपको डिफेंस प्रोटेक्शन में भी आपकी हेल्प करना शुरू कर दें। आप J-17 J-10 बना थंडर हैं, फिर आपके HR हमारे टेक्सास रिबिल्ड फैक्ट्री में टैंक्स हमारे नए बन रहे हैं, उनमें वो सपोर्ट होती है, PFA को एक्सपांड करती है। आप सोचिए हमारी इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलेगा। और साथ साथ मिलिट्री में ट्रेनिंग हमारी ज़्यादा होगी। ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा इसका फ़ायदा होगा। आई थिंक ये इस रीजन में और मिडिल ईस्ट में इट इज़ सेट एन एग्जाम्पल कि बाकी भी एस्पायर करेंगे कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री और स्ट्रेटजिक डिफेंस मुआहदे करें और साथ लेके चलें। बिकॉज हमने ये मार्केट पे अर्न की अपनी रिस्पेक्ट, दुनिया को बता दिया ये हमारा फील्ड मार्शल है, ये इसने पूरी कौम की जगह कैसे इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेके और किस तरीके से उनकी दुनिया उनकी बात को सुनती है। दैट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर।
ब्रिगेडियर साहब, आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जापान में खड़े होकर तारीफ़ की है और फिर अब हम दिसंबर में देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान भी आना है, तो यकीनन बहुत मुस्बत पेशरफ्त ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आदिल साहब, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के सूबे के लिए मफाहमती याददाश्त और दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे में तावन की मफाहमी याददाश्त पर भी दस्तखत हुए हैं। कितने ज़्यादा ज़रूरी थे ये? पाकिस्तान जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, ऐसे में ये मुआहिदा होना और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होना, क्या अवाम खुश हो जाएं कि कुछ बेहतरी होने वाली है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हमने बारहा मतलब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। जब उस पर कोई मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान ने हमेशा हिजाज मुकद्दस के लिए और साथ में जो सऊदीज हैं उनके साथ खड़ा हुआ। जब हमारे पे भी कभी भी मुश्किल टाइम आता है तो वो हमें नजर आता है, हमारे साथ खड़े होते हैं। अभी सिक्योरिटी पैक्ट हो गया, अब मेरे ख्याल से इससे बढ़कर हमने जो गारंटी देनी थी वो हमने दे दी, और शायद हमारे पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, वो दुनिया को भी मालूम है। तो यही रीजन थी कि सऊदीज ने हमारे साथ पैक्ट भी किया। अब जो हमारी नीड्स है, अब शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें उस जाने बढ़ना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया MOUs, ये कितने टाइम से साइन हो रहे हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो एक प्रेस रिलीज भी आई है, जब मैंने उसको रीड किया कि हम जनाब जी सरमायाकारी आएगी, वहां से ट्रेड होगी, तजारत होगी, ये एक हर बार की तरह की प्रेस रिलीज है। अब इसे कुछ आगे बढ़कर मेरे ख्याल से होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि क्राउन प्रिंस जब पाकिस्तान में आएंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव, यानी कागजी इकदाम के साथ साथ अब अमली इकदाम होने चाहिए। फ्रेमवर्क जो है ये हर कंट्रीज को मालूम है, तमाम कंट्रीज ने जब किसी भी मुल्क से प्रभावित होता है तो उसको मालूम होता है कि इससे हम क्या ले सकते हैं और क्या इनपुट दे सकते हैं। जी, क्योंकि दिस इज नीड ऑफ द आवर पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में स्टेबलाइजेशन फेज में तो हम बड़ा अच्छा से हमने स्टेबल कर दिया था। हमें कह लें कि डिफॉल्ट का खतरा था, उससे हम निकल आए। लेकिन जनाब जो फिगर्स आ रहे हैं, बताया जा रहा है 2 करोड़ नौजवान आपके जनाब बेरोजगार हैं। हर साल 16 लाख नए नौजवान मार्केट में आ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे सरमायाकारी नहीं आ रही। जो यहाँ पे सरमायाकारी थी, कितनी कंपनी यहाँ से बंद होकर पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। तो दिस इज द टाइम हमें इसके बारे में सीरियस होकर सोचना है, और दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान। जो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, जिसका दुनिया आज आपकी बात सुन रही है, जिसका आपका बयानिया दुनिया के सामने दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से उस सारी चीजों को समेट कर आप अपनी इकोनॉमी की जानिब लेकर आना है। वो चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, उधर से भी आपने देखना है कि आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे करना है, एक आम आदमी तक उसका बेनिफिट कैसे पहुंचाना है। वो GCC कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हो, सऊदी अरेबिया के साथ अल्टीमेट तो गोल हमारा यही है। ऑन द अदर साइड उस्मान साहब, पाकिस्तानी कौम का कुछ होना चाहिए। अच्छा उस्मान साहब, पाकिस्तान जो इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, इसे अगर हम सुनहरा दौर कहें तो ये मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। अब इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को फ़ायदा किस तरह से उठाना है? जिस तरह से अभी आदिल साहब भी बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ मफामी याददाश्तों पर दस्तखत भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ हम कुछ अग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब क्या चाहिए, क्या उनका तरीक़ाकार होना चाहिए कि जो इसके समरात हैं वो आवाम तक भी पहुँचें? और पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप है, हमारी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और सऊदीया के पास क्या एक्सपर्टीज़ हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, सऊदी पाकिस्तान की लेवरेज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इकोनॉमिक लेवरेज की अगर बात करें, क्योंकि रेमिटेंस का बड़ा चंक वहाँ आता है। उसके अलावा जो पहले ब्रिगेडियर साहब ने बात की डेफर्ड पेमेंट की ऑयल के हवाले से, वो हो गई। और उसके अलावा जिस तरीके से हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो हमारी लिक्विडिटी को बहाल रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है पाकिस्तान इसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी रीज़न है 2021 की वो पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस किया था और हम जियो इकोनॉमिक्स से जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर चुके हुए हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 63% यूथ बल जो यंगेस्ट नेशन हो, वाइब्रेंट थ्राइविंग अपना सिनेरियो हो उसके पास है, उसे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, मामलात को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है और इस मोमेंटम को कैरी करने की ज़रूरत है एक ऐसे सऊदी अरब के साथ जो विजन 2030 की तरफ बढ़ रहा है। उस्मान साहब, चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए क्या हमारी टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है और इतनी कैपेबल है? मेरे ख्याल में कैपेबल, वो सेइंग इज बिलीविंग। ऑफ कोर्स अपना कोशिश तो वो अपनी तरफ से भरपूर कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह आदिल साहब ने पहले बात की कि वो चीज़ों को मैं मटेरियलाइज होता उस तरीके से अभी तक तो नहीं देख रहा, लेकिन ऑफ कोर्स डाउन द लाइन शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत बेहतर हो सकते हैं सऊदी अरेबिया की कुर्बत के अंदर है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो
ऑफर कर रहा है, नो डाउट। जिस तरीके से मिलिटरीली हमने बात की, हम मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया के अंदर हमने ग्लोबल स्टेज के ऊपर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर कार्व आउट किया अपना रास्ता ग्लोबल अच्छा उस्मान साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए। क्या हम ऑन टाइम ऑन पॉइंट हैं? डेफिनेटली है मेरे ख्याल में। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये गल्फ में डिप्लोमेसी की है, इंडिया टोटल इररेलेवेंट यहाँ के ऊपर नजर आ रहा है। बस इस मोमेंटम को कैरी करने की जरूरत है, और हम चाहते हैं, मैं तो डेफिनेटली खुद चूंकि पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो हम चाहते हैं कि जो यूथ है हमारी, वो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज को टैप करे। और उसके लिए मुल्क को चाहिए कि जनाब वो एक दुरुस्त समत की तरफ जाए, उसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।